बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं पावर प्ले सेगमेंट। चलिए, सबसे पहले जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, पावर प्ले सेगमेंट के लिए आपकी पसंद क्या है? देखिए, हमें लगता है कि जो फार्मा स्टॉक्स है उसमें मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि सिप्ला में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन था, लेकिन वो डेली चार्ट्स पे उसको नेगेट करके एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें एक और पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू देखने मिल सकता है। इसके लिए सिप्ला में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1485 का और टारगेट रहेंगे 1525 और 1545 के। बिल्कुल। तो राहुल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? मेरा पिक जोमेटो रहेगा। इस केस में एटलीस्ट 4 या 5 बार मैं आपके चैनल पे जोमेटो रेकमेंड करते आया हूँ 170 के लेवल से। तो आज भी 207 के आसपास चल रहा है स्टॉक। 212 एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पे, 204 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जनरली अगर मीडियम से थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया भी हो तो जोमेटो 250 रुपए तक जाने की चार्ट्स पे संभावना पूरा लग रहा है। बिल्कुल, तो ये राय थी जोमेटो पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। और एनर्जी सेगमेंट में आज काफ़ी एक्शन दिखा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो ओएनजीसी में करीब 4% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके अलावा बीपीसीएल में भी करीब 1% की तेज़ी दिखी है। दोनों ही स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। ओएनजीसी, रिलायंस में भी करीब 1 से 1.5% की तेज़ी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, तीनों ही स्टॉक्स पर टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? देखिए, पहले हमने जैसे बात किया था, हमें ये जो ऑयल एंड गैस स्पेस में जो मोमेंटम है उसमें हमें लगता है कि ओएनजीसी हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी। हमें लगता है कि एक लॉन्ग ड्यू कंसोलिडेशन में से आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सपोर्टिव है। तो हमें लगता है ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आज या तो ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिला है, वो आगे जाते भी कंटिन्यू रह सकता है। तो हमें लगता है कि ओएनजीसी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 300 के लेवल तक ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। इसके लिए ओएनजीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 280 का और टारगेट रहेंगे अराउंड 300 के। ठीक है, तो ये नज़रिया ओएनजीसी पर और यहाँ पर टारगेट और बाकी अहम बातें भी आपको बताई गई। चलिए, कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। ज़रा आईटी पॉकेट को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। हाल फिलहाल आईटी सेक्टर ने अपना दम दिखाया और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से हरे निशान में आईटी इंडेक्स भले कारोबार कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से आईटी पॉकेट्स में किस तरह की बात सामने आएगी, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। राहुल, आईटी जो पूरा पॉकेट है लंबे अरसे बाद चला और चला लंबे वक्त तक चला, अच्छा संकेत दिया। क्या नजर आ रहा है आपको? तो जनरली आईटी एज अ पैक मैं 2-3 बार कह चुका हूं कि जो बेयर मार्केट चल रहा था आईटी में वो बेयर मार्केट खत्म हो चुका है और स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस ये सब चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं। स्पेसिफिकली आप इन्फोसिस की बात करें तो चार्ट्स पे तो अच्छा लग रहा है। दूसरा एक स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी 12,000 के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है। तो मेरा 3 अगर टॉप बेट इन्फोसिस, डिक्सन, डिक्सन एक पर्टिकुलर रेंज पे और तीसरा है विप्रो। तो ये 3 स्टॉक्स चार्ट्स पे फेवरेबल लग रहे हैं। विप्रो का स्पेसिफिकली अगर बाय लेवल की बात करें तो अराउंड 500 515 इस रेंज में बाय कर सकते हैं। अभी 535 पे चल रहा है, बट अगर मोमेंटम अपसाइड की तरफ है और 545 के ऊपर भी क्लोजिंग देखने को मिलता है तभी भी लॉन्ग जा सकते हैं स्टॉक। एक अहम खबर आपको बताते हैं। एचडीएफसी बैंक का शेयर आज 4.5% से ज़्यादा नीचे है। आखिर इस गिरावट की क्या वजह है? मेरे सहयोगी गौरव पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ज़रा बताएं, दिग्गज बैंक और यहाँ पर अगर थोड़ी भी हलचल होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या वजह रही इस हलचल की? तो अगर हम एचडीएफसी बैंक की
करें तो कुछ दिनों पहले ही थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि बात ऐसे चल रही थी कि MSCI में कहीं पे रीबैलेंसिंग होना पॉसिबल है HDFC बैंक के लिए। बट उसके बाद अभी हमारे पास Q1 अपडेट्स आ चुके हैं, और अगर हम Q1 अपडेट्स की बात करें तो कहीं पे वीक नंबर जो है वो बैंक की तरफ से हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो कहीं पे म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम कासा डिपॉजिट जो कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है, इसकी अगर बात करें तो कहीं पे 5% का डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पे। अगर हम बात करें कैलकुलेटेड कासा रेशियो की, तो वहाँ पे भी हमें कहीं पे 190 बिप्स का एक डिक्लाइन देखने को मिला है बैंक की तरफ से। और इसी के साथ साथ इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे करंट डिपॉजिट जो होते हैं वहाँ पे एक शार्प ग्रोथ जो कि 14% का एक डी ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पे। अगली बात करते हैं एडवांसेस की। यहाँ पे भी अगर बात करें तो कहीं पे एक गिरावट देखने को मिली है, कहीं पे 1% से एडवांसेस जो है गिरे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ में भी थोड़ी स्लो डाउन जो है वो इस क्वार्टर में हमें देखने को मिली थी। हालांकि ये अगर बात अगर देखें तो कहीं पे इनलाइन है मैनेजमेंट ने जो कहा था उसके तरफ से। बट इसके आगे अगर बात करें रिटेल लोन ग्रोथ में भी कहीं पे सिर्फ 1.5% का ही ग्रोथ है। कमर्शियल लोन ग्रोथ है वहाँ पे कहीं पे भी 1% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था सीक्वेंशियल बेसिस के। इसके अलावा बात करते हैं कि बैंक ने इस बार हमें एवरेज ग्रोथ नंबर्स भी दिए थे, जिस हिसाब से अगर हम देखें तो रिटेल डिपॉजिट जो है वहाँ पे एक 4.6% का ग्रोथ देखने को मिला। बट ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि कहीं पे ये जो एवरेज डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें कहीं पे Q4 के नंबर्स भी फैक्टर्ड इन है, और इसी की वजह से ये जो नंबर्स है वो थोड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डिपॉजिट्स ग्रोथ को लेके। इसी के साथ नमूरा ने एक दिलचस्प बात भी हमारे सामने लाई ही। अगर बात करें बैंक की, तो बैंक का कहना यह है कि अगर मर्जर का इम्पैक्ट हम एक्सक्लूड करें तो कहीं पे 14.9% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें वाई बेसिस पे एडवांसेस में। बट नमूरा का कहना यह है कि कहीं पे अगर मर्जर का एक्सक्लूजन जो है उसकी वजह से फिर से एक मिस रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर उनका कहा माना और अगर हमने HDFC लिमिटेड को भी ऐड किया इस एडवांसेस में, तो कहीं पे ये जो ग्रोथ वो 10.8% पे ही आता है वाई बेसिस पे, जबकि सिस्टम ग्रोथ जो था वो 15% पे था। तो ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे एक वीक सेट ऑफ नंबर्स HDFC के तरफ से इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। हालांकि अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, तो कहीं पे भी एक टारगेट प्राइस कट वगैरह किसी ने किया नहीं है, क्योंकि अभी भी और भी डेटा आना बाकी है। बट कहीं पे एक बेरिश व्यू हर ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इस क्वार्टर के रिजल्ट की वजह से, Q1 के अपडेट की वजह से HDFC बैंक में देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर की भी बात करें तो कहीं पे 4% से भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आगे जाके भी हमारी नज़र बनी रहेगी HDFC बैंक की, क्योंकि आगे जाके निम्स या फिर एसेट क्वालिटी में कैसे आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक के आगे के जर्नी के लिए। शुक्रिया करेंगे आपको, और सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए, क्या जबरदस्त तस्वीरें हैं। आ गई है दुनिया की पहली CNG बाइक। जी हां, बजाज ऑटो ने धमाकेदार तरीके से अपनी नहीं पूरी दुनिया की पहली CNG बाइक को लॉन्च किया। क्या आप देख सकते हैं इसका विस्तार, एक तरह की उड़ान का प्रतीक है ये बाइक, जो बजाज ऑटो ने जिस तरह से प्रतीकात्मक लहजे में इसे प्रेजेंट किया है स्टेज पर। सबकी नजरें इस वक्त इस बाइक पर, और देखना है कि आखिर क्या खासियत है। तो दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च हो चुकी है। बजाज ऑटो ने इस बाइक को जोर शोर से लॉन्च कर दिया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस इवेंट में मौजूद हैं। और जरा नाम देखिए, फ्रीडम। जी हां, आजादी, फ्रीडम। और आपने एक सिंबॉलिक विजुअल भी देखा, किस तरह से पंख फैलाए ये बाइक लॉन्च की गई। यानी कि अब तैयार हो जाइए आप नए जमाने के फ्यूल सिस्टम में एक नई उड़ान के साथ। जिस हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहे हैं, जरा डिजाइन देखिए, कितना खूबसूरत डिजाइन है इसका, और अपने आप में एक स्पोर्टी लुक दिया गया इस बाइक को, इस CNG बाइक को। शायद बड़ी लाइट वेट, यहां से जितना हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, थोड़ी लाइट वेट नजर आ रही है। To unveil the new Bajaj Freedom, the world's first CNG bike.
जी हाँ, भारत की पहली सीएनजी बाइक, पूरी दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त जो मैनेजमेंट है उसे शाबाशी देते हुए, और वाकई एक तरह का सपना था। जी हाँ, जब ये शब्द सामने आए थे कि सीएनजी बाइक, अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता था कि बाइक वो भी सीएनजी, लेकिन आज ये सपना साकार होता हुआ और इस सपने को भारत ने साकार किया है, पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। बजाज ऑटो लिमिटेड इस सपने को हकीकत में बदलने वाली पहली कंपनी है और भारत में ये लॉन्च हुई है। आप ये इवेंट की तस्वीरें देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं। फ्रीडम नाम से ये बाइक लॉन्च की है बजाज ऑटो। Mr. Gadkari ji to stay on the stage to give us a few words. And sir, Mr. Rajiv sir, if we could just request you to give him a small. चलिए, तो ये है बजाज फ्रीडम जिसकी आपके सामने पेश की, और अब बढ़ते हैं अपने शो की ओर। और थोड़ी देर पहले हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में बात की और आखिर वहाँ पर जिस तरह का दबाव है उसकी क्या वजह हैं, ये हमने आपके सामने रखा। हमारे सहयोगी गौरव ने आपको तमाम डिटेल्स बताई। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जब दिग्गज किसी तरह की दिक्कत में आते हैं, जब वहाँ दबाव दिखता है तो पूरे बाजार पर उसका असर दिखता है, और वो हमने बैंक निफ्टी में देखा भी। फिर भी एचडीएफसी बैंक को लेकर आपका फिलहाल नजरिया क्या है? क्योंकि हमने ब्रोकरेजेस की भी जो रिपोर्ट देखी उनमें थोड़ी राय बटी हुई नजर आई, इसलिए जरा बताइए किस तरह का नजरिया आपका बन रहा है? तो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को समझना कि कुछ दिन पहले जब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट ऊपर गया था, वो एचडीएफसी बैंक की वजह से ही था। पर आज जो फॉल दिख रहा है बैंक निफ्टी, वो भी एचडीएफसी बैंक एक प्राइमरी रीजन है। तो ये एचडीएफसी बैंक का योगदान कितना मूव करता है अपने बैंक निफ्टी को और इवेंचुअली इंडेक्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जो कैंडल अभी बना है वो एक्चुअली गुड साइन नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज पूरे चार्ट को चेंज कर दिया है, और अभी हाल फिलहाल में मैं बाय करने की सजेशन नहीं दूंगा एचडीएफसी बैंक में। हाँ, क्लोजर टू 1600, अभी 3% नीचे की साइड पे है। एक और कॉल ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर 1600 लेवल से अपने को एक बुलिश कैंडल दिखता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है अपसाइड की तरफ, मे बी टुवर्ड 1615, 1620 या 1630, तब लॉन्ग जाने की हम सोच सकते हैं। बट टिल देन इस काउंटर को अभी एंटर नहीं करना चाहिए।